Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India. प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं हम दक्षिण भारत का एंड इन दिस सेगमेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडिया एंड दैट इज द चालुक्य ऑफ कल्याणी। कल्याणी के चालुक्यों को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जब हमने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो मैंने शुरुआत की थी संगम एज से। ठीक है ना, संगम एज से। और यहां पर हमने देखा था केरल, ये मोस्टली केरल का पार्ट है, मालाबार कोस्ट, और नीचे थोड़ा तमिलनाडु का पार्ट लिए हुए हमने यहाँ देखा था चेरों को। फिर नीचे तमिलनाडु वाले पार्ट में हमने देखा था पांड्यों को, और फिर ऊपर का जो तमिलनाडु का पार्ट है वहां पे हमने देखा था किसे, चोलों को। केरल मोस्टली मालाबार कोस्ट पे हमने देखा था चेरों को। फिर यहाँ तमिलनाडु का जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर हमने देखा था पांड्यों को, और ऊपर का तमिलनाडु का जो पार्ट है वहां पे हमने देखा था चोलों को। ये डीप साउथ में हमने पढ़ा था संगम एज को। उसके बाद हमने वाकाटकों को पढ़ा, और वाकाटकों के बाद हमने पढ़ा था वातापी के चालुक्यों को। वातापी के चालुक्यों के बाद हमने राष्ट्रकूटों को पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्यों को, जो कि राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके आते हैं। तो मैं बार बार आपको समझाते रहता हूं, देखिए एक बार फिर समझिएगा। पोस्ट मौर्यन पीरियड में, ठीक है, यानी मौर्य उत्तर काल में मौर्यों के सक्सेसर के रूप में, मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ विदेशी ताकतें आती हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से, और सबसे पहले इंडो ग्रीक आते हैं। उसके बाद आते हैं सीथियंस यानी कि शक। उसके बाद आते हैं पर्थियंस, जो कि पर्थियंस यानी पहलव, जो कि ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में रहते थे, वो आते हैं। और लास्ट में कुषाण आएंगे। ये सब आते हैं सेंट्रल एशिया से और नॉर्थ वेस्ट से भारत में इन करेंगे मौर्यों के सक्सेसर के रूप में। ये कुछ विदेशी ताकतें थी, लेकिन मौर्यों के सक्सेसर के रूप में यानी उनके उत्तराधिकारी के रूप में कुछ देशी ताकतें भी उभर कर आती हैं। और सबसे पहले पुष्यमित्र शुंग जो है, वो पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करता है। बृहद्रथ की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग यहां नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में शुंग डायनेस्टी की शुरुआत कर देता है। यहीं पे फिर कण्व डायनेस्टी आ जाएगा। ठीक है, और कण्व डायनेस्टी यहीं पे आएगा, और उसके बाद कण्व डायनेस्टी के बाद शुरू होता है दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में शुरू होगा सतावाहन या सातवाहन, जो भी कह ले आप। ये महाराष्ट्र का क्षेत्र था, यहीं पे सातवाहन आ जाएंगे। तो इधर सबसे पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड में सबसे पहले शुरू होगा नॉर्थ इंडिया में कौन सा, देशी ताकतों के रूप में जो देशी सक्सेसर उभर के आते हैं, उत्तराधिकारी उभर कर आते हैं मौर्यों के, वो हैं सबसे पहले शुंग वंश, फिर यहीं पे कण्व वंश, और फिर आएंगे कण्वों के बाद, लेकिन ये दक्षिण भारत में रहेंगे कौन, सातवाहन। तो सातवाहन आते हैं ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो सातवाहन क्षेत्र आएंगे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो समझ लीजिए सबसे पहले सातवाहन आए। यहां पर मैं आपको सीक्वेंस लिख देता हूं। सातवाहन आएंगे कहां पे, यहीं पे फिर वकाटक आ जाएंगे, वकाटका। ठीक है, पहले सातवाहन आते हैं, यहीं पे फिर वकाटका आ जाते हैं। ठीक है, और वकाटकों के बाद सबसे पहले सातवाहन आएंगे, फिर वकाटक आएंगे, इनको भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सातवाहन तो हमने पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही पढ़ा था। और फिर देखिए आगे वकाटकों के बाद आगे कुछ कर्नाटका वाले क्षेत्र को लेते हुए आ जाएंगे कौन, आ जाएंगे चालुक्य वातापी। ठीक है, सी और वी में लिख रहा हूं, चालुक्य वातापी। चालुक्य वातापियों को, ठीक है, यहीं पे रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटा, जो कि हमने पहले पढ़ा था, इसके पहले राष्ट्रकूटा। और राष्ट्रकूटा की जगह पे यहीं पे आ जाएंगे फिर चालुक्य सी के, यानी कि चालुक्य कल्याणी, जिसे हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पोस्ट मौर्यन पीरियड में यहां पर है सातवाहन। सातवाहनों के बाद सातवाहनों को रिप्लेस करेंगे यहीं पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही वकाटक, लेकिन फिर कुछ क्षेत्र बढ़ेगा और कर्नाटका का क्षेत्र आ जाएगा, और फिर इसी क्षेत्र में
महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र को लेते हुए आ जाएंगे कौन, चालुक्य वातापी। फिर चालुक्य वातापियों को रिप्लेस करेंगे राष्ट्रकूटाज, और राष्ट्रकूटा के बाद यहीं पे आ जाएंगे चालुक्य कल्याणी। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था। जब चालुक्य वातापी और चालुक्य और राष्ट्रकूटा यहां पर हैं, उसी समय ये आंध्रा और तमिलनाडु के क्षेत्र में, साउथ आंध्रा और नॉर्थ तमिलनाडु के क्षेत्र में यहीं पे हैं चोला। ठीक है, यहीं पे चोल है, ठीक है ना, यहीं पे चोल है, सॉरी पल्लव है, पल्लव है, चोल मैं कह रहा हूं, यहीं पे है पल्लव। ठीक है, यहां पे पल्लव है, पल्लव, यहां पे मैं पी लिख रहा हूं, पल्लव, ये पी हो जाते हैं पल्लव। और ठीक उसके बाद यहीं पे आ जाएंगे मेडिएवल चोलाज। आगे थोड़ा और क्षेत्र लेते हुए मेडिएवल चोलाज यहीं पे आ जाएंगे। तो देखिए ये पल्लव और ये चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटाज ये हैं पैरेलल। देखिए ये पल्लव, पल्लवों के पैरेलल कौन है, ये दोनों हैं। ठीक है ना, यानी ये दोनों चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटाज, यहां पे जो राष्ट्रकूटाज और चालुक्य वातापी होंगे ये पल्लवों के पैरेलल हो जाएंगे, और जो चोला आएंगे ये मेडिएवल चोला होंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे चालुक्य कल्याणी के। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया था पहले भी, ठीक है ना, ये मैंने आपको बता दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके चालुक्य आते हैं कल्याणी के। ठीक है, और ये देखिए बेसिकली मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया का, और साथ साथ हमारी क्लासेस चल रही है अर्ली मेडिएवल पीरियड की, जिसमें हम अर्ली मेडिएवल फेज में हैं। और वहां मैंने आपको बता दिया था कि अर्ली मेडिएवल फेज में हमने नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे राजपूत वंशों को देखा था। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद। ठीक है, अर्ली मेडिएवल फेज का पीरियड मैंने बताया था कि हर्षवर्धन के बाद का पीरियड जो है, हर्षवर्धन के शासनकाल का जब अंत होता है 647 एडी में, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 एडी से लेकर 647 एडी तक है, और 647 एडी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का यानी 1200 एडी तक का जो समय है उसे कहते हैं हम अर्ली मेडिएवल फेज या पूर्व मध्यकाल। ठीक है, तो पूर्व मध्यकाल में हमने नॉर्थ इंडिया में यहां पे बहुत सारे राजपूत वंशों को देखा था। नॉर्थ इंडिया में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी देखा था, गुर्जर प्रतिहारों का, जो कि राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में थे, और उसके बाद यहां पर पालाज थे बंगाल बिहार में, मतलब पूर्वी भारत में, और नीचे राष्ट्रकूटाज। ये तीनों कन्नौज के लिए संघर्ष करते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमने पढ़ लिया था, राजपूत वंशों को भी हमने देख लिया था, उनके ओरिजिन को देख लिया था अर्ली मेडिएवल फेज में। और जब हम साउथ इंडिया में आते हैं तो नॉर्थ इंडिया में ये हमने देखा था। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, राजपूतों का ओरिजिन, ये सब हमने देखा था। लेकिन जब हम साउथ इंडिया में आते हैं तो साउथ इंडिया में हम अगर देखें तो वाकाटकों के बाद से वातापी के चालुक्य हों, या अब हमने राष्ट्रकूटों को देखा। ठीक है, उसके बाद ये कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। ये सब जो हैं ये दक्षिण भारत के एंशिएंट हिस्ट्री में तो हैं ही, लेकिन ओवरऑल भारत के ये पूर्व मध्यकाल को भी कवर कर रहे हैं, यानी कि पूर्व अर्ली मेडिएवल फेज को भी कवर कर रहे हैं। तो हम साउथ इंडिया के हिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमारा पूर्व मध्यकाल का राष्ट्रकूटा भी कवर हो जाता है, हमने पढ़ लिया, वातापी के चालुक्य भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य भी कवर हो जाएंगे, फिर यहां पर पल्लव भी कवर हो जाएगा। ये सब आपको पूर्व मध्यकाल में ही आता है। और उसके बाद जो मेडिएवल चोला हैं ये आएंगे। एक चोला हमने पढ़ा संगम एज में, ठीक है ना, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, संगम एज में एक चोल पढ़ा, और फिर ये जो चोल है पल्लवों के बाद जो आते हैं, तमिलनाडु और के क्षेत्र में, आंध्रा के क्षेत्र में, ये चोल जो है, ये चोल आपको मेडिएवल चोला है। ठीक है, ये बाद में आते हैं। तो इनके बारे में हम अर्ली मेडिएवल फेज जब मेन पढ़ रहे हैं, वो हम साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम वहां पढ़ लेंगे। इन चोलों को पल्लव तक यहां पढ़ेंगे, फिर इन चोलों को हम वहां पढ़ लेंगे, तो हमारा पूरा कवर हो जाएगा। ये आपको बताना था। तो अब देखिए हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे।
ठीक है, हमेशा मैं एक बैकग्राउंड देता हुआ चलता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि कल्याणी के जो चालुक्य हैं इनका टाइम पीरियड 973 टू 1200 एडी तक का है। यानी हर्षवर्धन का समय कब खत्म होता है शासनकाल? 647 एडी में। और मैंने बताया कि 647 एडी से लेकर 1200 का एडी तक का जो समय है, यानी कि 1200 एडी तक का जो समय होगा, हाँ 12वीं शताब्दी तक का, वो हम अर्ली मेडिएवल फेज लेते हैं। तो देखिए, हम दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया का, और साथ साथ हम अर्ली मेडिएवल फेज को भी यहां कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, मैंने बता दिया ये वेस्टर्न चालुक्य में आते हैं। और मैंने पहले बताया था कि ओरिजिनल चालुक्य कौन थे? ओरिजिनल चालुक्य वाकाटकों के बाद जब आए थे वातापी के चालुक्य, ये भी वेस्टर्न चालुक्य हैं। और दूसरे वेस्टर्न चालुक्य हैं चालुक्य कल्याणी। ठीक है ना, तो ये वेस्टर्न चालुक्य में दोनों आते थे, ये चालुक्य वातापी और चालुक्य कल्याणी। एक चालुक्य वेंगी का होगा जो कि ईस्टर्न चालुक्य में वो आएंगे। ठीक है, और ये सब इसी ओरिजिनल ब्रांच है, कौन सा? चालुक्य वातापी। ठीक है, फिर आप चालुक्य कल्याणी देखते हैं, फिर आप वेंगी के चालुक्यों को देखते हैं जो कि वातापी के चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने अपने भाई विष्णुवर्धन से वेंगी के चालुक्य यानी ईस्टर्न चालुक्यों की स्थापना कराई थी। ठीक है, शुरुआत कराई थी। ठीक है, तो यहां तक हमने देख लिया था। तो ये वेस्टर्न चालुक्य हैं और ये फ्यूडेटरी थे। किसके भाई? एक तो ये वेस्टर्न चालुक्य तो हैं ही, फ्यूडेटरी हैं कौन? राष्ट्रकूटा के। अगर मूल चालुक्य कौन है इसमें? तो देखिए, चालुक्य वातापी। ठीक है, उसके बाद फ्यूडेटरी हैं यानी सामंत हैं राष्ट्रकूटों के। मैंने बताया कि सबसे पहले सातवाहन थे यहां पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में, फिर यहीं पे वाकाटक आ जाते हैं। हाँ, महाराष्ट्र का पीरियड है जहां पे महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां पे सातवाहन और वाकाटक हैं। फिर थोड़ा सा कर्नाटका का क्षेत्र आ जाएगा और कर्नाटक के क्षेत्र को लिए हुए आ जाएंगे ठीक चालुक्य वातापी, और फिर वहीं पे आ जाएंगे आगे चालुक्य वातापियों को खत्म करेंगे कौन? राष्ट्रकूटाज, और राष्ट्रकूटों को जगह लेंगे चालुक्य कल्याणी। ये जो है चालुक्य कल्याणी। तो देखिए, ये सामंत हैं राष्ट्रकूटों के। ये चालुक्य कल्याणी जो हैं ये राष्ट्रकूटों के सामंत हैं यानी फ्यूडेटरी हैं, तो इनका जगह लेते हैं। ठीक है, और इनका जो राजकीय चिन्ह यानी नेशनल एम्ब्लेम कह सकते हैं, राजकीय चिन्ह कहें, प्रतीक कहें, एम्ब्लेम कहें, वो था वाराह। ये आप जान लीजिए, वाराह का कनेक्शन विष्णु से है। हाँ, आधा शरीर जो होता है इंसान का ऊपर शुकर का, ठीक है, तो वो वाराह होता है। तो इनके प्रतीक के रूप में वाराह को हम देखते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इतना आपको याद रखना है कि चालुक्यों की मूल शाखा कौन सी थी? चालुक्यों की मूल शाखा जो थी वो चालुक्य वातापी, यहीं पे। फिर यहीं पे राष्ट्रकूट आएंगे और फिर राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करेंगे कौन? चालुक्य कल्याणी। ठीक है ना, चालुक्य कल्याणी। ऐसे आप इसको एरो ऐसे राष्ट्रकूटों के जगह आ जाएंगे, ऐसे कर लीजिए, यही काल चालुक्य कल्याणी, ये राष्ट्रकूटों का जगह लेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों की जगह पे चालुक्य कल्याणी आ जाते हैं। रिप्लेस कौन करता है राष्ट्रकूटों को? चालुक्य कल्याणी। ठीक है, तो अब यहां तक हमने देख लिया जो जनरल इंफॉर्मेशन था। ये भी आपने समझ लिया कि ये जो पीरियड है ये अर्ली मेडिएवल फेज का ही पीरियड है यानी पूर्व मध्यकाल का। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है साउथ इंडिया का, इसका संबंध जो हम पढ़ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में, उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से आप देखेंगे पूर्व मध्यकाल यानी मेडिएवल पीरियड से भी है। अब देखिए, तैलप सेकंड या तैलपा सेकंड जो है, इन शासकों को हमें पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। तैलपा सेकंड, सोमेश्वर फर्स्ट, सोमेश्वर सेकंड, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर थर्ड, उसके बाद सोमेश्वर फोर्थ जो अंतिम शासक हैं। तैलप सेकंड के बाद बीच में आपको बहुत सारे रूलर आते हैं, शताश्रय, विक्रमादित्य पंचम, ठीक है, उसके बाद आपको जयसिंह, उन सबको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद सोमेश्वर फर्स्ट आ जाएंगे, ठीक है, सोमेश्वर सेकंड आ जाएंगे, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड, और बीच में बहुत सारे शासक आएंगे और अंतिम शासक सोमेश्वर 4 आएंगे। हम इंपॉर्टेंट शासकों को देख रहे हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी जो हमने शासकों का नाम दिया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य 6,
उसके अलावा हमें हमारे लिए सोमेश्वर और सोमेश्वर फर्स्ट और सोमेश्वर थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो विक्रमादित्य 6 जो है, हाँ, कल्याणी के चालुक्यों में। तो यहां पर हम देखते हैं, देखिए कल्याणी के चालुक्यों के फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन है भाई, तो तैलप सेकंड है। ये 973 एडी में ही इन्होंने शुरुआत की थी। देखिए समय बिल्कुल नहीं देखना है, कहीं टाइम नहीं पूछेगा, इसलिए जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है। ये मैं ना भी लिखता तो काम चलता, लेकिन मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि ये अर्ली मेडिएवल फेज में पड़ता है, इसलिए मैंने लिख दिया। कोई जरूरत नहीं है टाइम जानने का, ठीक है ना। तो अब देखिए फाउंडर कौन है, इसी समय 973 एडी में शुरुआत करते हैं तैलप सेकंड या तैलपा सेकंड, तैलप द्वितीय जो भी कह लें आप, ये संस्थापक हैं। और कर्क सेकंड जो राष्ट्रकूटों के अंतिम शासक हैं, कर्क सेकंड, उनको हराकर, ठीक है ना, इन्होंने स्थापना की चालुक्य डायनेस्टी की, कल्याणी के चालुक्यों की, ठीक है। हालांकि जब स्थापना की उस समय इनका कैपिटल जो था कल्याणी नहीं था, इन्होंने मान्यखेट को ही कैपिटल बनाया था। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, शुरुआती कैपिटल इनका मान्यखेट ही था, जो तैलप सेकंड ने चालुक्य वंश यानी कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना के समय बनाया था, और यही राष्ट्रकूटों का भी था, यानी ये कंटिन्यू रहा इनके समय तक। आगे बदलेगा ये, ठीक है ना, आगे बदलेगा सोमेश्वर फर्स्ट के समय, ये अभी हम पढ़ेंगे। इनका टाइटल था अश्वमाल, अश्वमाल टाइटल था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके दरबारी कवि, कोर्ट पोएट जो हैं, देखिए इससे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, यहां पर इंपॉर्टेंट है मेरुतुंग को आप याद रखिएगा कि मेरुतुंग जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट मेरुतुंग। तो मेरुतुंग कौन था भाई, तो कोर्ट पोएट था। किसका कोर्ट पोएट था ये, तो तैलप सेकंड के, ठीक है, जो संस्थापक हैं, हाँ, कल्याणी के चालुक्यों के, ठीक है। और इनकी एक किताब है, और इस किताब का नाम है, जरूर याद रखिएगा, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि वाचपति मुंज जो परमार शासक थे, परमार रूलर थे, इन्होंने तैलप सेकंड को 6 टाइम्स 6 बार हराया था, लेकिन 7वीं बार में इन द 7th टाइम तैलप सेकंड गॉट विक्ट्री अगेंस्ट हिम। अब देखिए 6 बार तो वाजपती मुंज ने हरा दिया था, लेकिन 7वीं बार में ये हार गए थे। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, तो ये सवाल आता है, कई बार आया है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि यहां पर इस सारी चीजों को याद रखिएगा कि प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है, मेरुतुंग किसके कोर्ट में थे, तो तैलप सेकंड के। और इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो वाजपती मुंज जो परमार शासक थे, इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूं, परमार शासक थे, ठीक है, हाँ, उन्होंने 6 बार तैलप सेकंड को हराया, लेकिन 7वीं बार में वो हार गए थे। इसकी जानकारी यहां पर मैंने दे दी है, और यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है कि ये पोर्शन जो है ये आप सारा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक हो गया। यहां तक पढ़ने के बाद द नेक्स्ट वन इज सोमेश्वर फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो है यहां तक तो तैलप सेकंड जो है वो तो क्या है, वो कैपिटल मानेखेट को ही रखता है, जो राष्ट्रकूटों का कैपिटल है यानी राजधानी है। अब ये कैपिटल को मानेखेट से कल्याणी शिफ्ट करता है। तो ये देखिए मानेखेट से कल्याणी शिफ्ट कौन करता है भाई, मानेखेट से कल्याणी शिफ्ट करने वाला है सोमेश्वर फर्स्ट। यहां पे सवाल बनेगा, डेट इज इंपॉर्टेंट, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे तो क्लियर है कि कल्याणी के चालुक्यों की राजधानी कहां थी। अगर प्रारंभिक राजधानी पूछता है तब तो मानेखेट कहेंगे, लेकिन अगर केवल राजधानी पूछता है तब तो कल्याणी ही आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा बाद के कैपिटल को ही लिखा जाता है, मैं बार बार बताता आया हूं। लेकिन इसमें यह सवाल नहीं पूछेगा कि उनका कैपिटल कहां है, या तो पूछेगा प्रारंभिक कहां था तो मानेखेट, लेकिन इसमें सवाल को यह ट्विस्ट करेगा और पूछेगा कि चालुक्यों की कैपिटल जो कल्याणी में थी, ठीक है,
या राजधानी जो कल्याणी में थी, तो कल्याणी कैपिटल बनाने वाला कौन था? बहुत से लोग सोचेंगे कि कल्याणी है और संस्थापक तैलप सेकंड है, तो ये यहीं पे आंसर कर देंगे, यहीं पे गच्चा खा जाएंगे आप लोग। हाँ, ध्यान रखिएगा, कैपिटल किसने बनाया? तो कैपिटल शिफ्ट किया मानेखेट से कल्याणी, सोमेश्वर फर्स्ट ने। यहां से ये सवाल बनेगा, इसलिए मैंने बताया है। ठीक है, उसके बाद देखिए सोमेश्वर फर्स्ट का इनकी एक टाइटल है, यानी इनकी एक उपाधि है आहोमल। आहोमल की उपाधि है। इन्होंने डिफीट किया, डिफीटेड भोजा, परमार रूलर, महान परमार शासक राजा भोज। हाँ, और परमारों की राजधानी थी धारा नगरी। परमार कहां थे भाई? ये परमार नॉर्थ इंडिया के राजपूत थे। ठीक है, हर्षवर्धन के बाद हमने पढ़ा था अर्ली मेडिएवल फेज में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले में। ठीक है, और अर्ली मेडिएवल फेज में नॉर्थ इंडिया में एक महत्वपूर्ण राजपूत वंश था, हाँ, परमार। तो उनकी राजधानी धारा नगरी थी, उसको लूटा गया। ठीक है, सोमेश्वर फर्स्ट के समय, और हाँ, उनको लूटा गया और आग लगा दी गई। देखिए यहां पर उसको लूट के आग लगा दी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लॉस्ट अगेंस्ट चोला। चोलों के अगेंस्ट, ये जो चोला हैं, ठीक है, इनके अगेंस्ट हार गए कौन? सोमेश्वर फर्स्ट। मैंने बताया था ना कि कल्याणी के चालुक्य और चोल ये पैरेलल शक्तियां हैं, और पल्लव और साथ साथ चालुक्य, वातापी और राष्ट्रकूटाज ये पैरेलल शक्तियां हैं। पल्लवों को हम इसके बाद, वही हमारा आखिरी वंश होगा यहां साउथ इंडिया के एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो कैपिटल हो गया, किसने शिफ्ट किया? मानेखेट से कल्याणी, तो सोमेश्वर फर्स्ट ने। हाँ, आहोमल किसका टाइटल या उपाधि था? सोमेश्वर फर्स्ट का। हाँ, राजा भोज को किसने हराया? परमार रूलर को, सोमेश्वर फर्स्ट ने। धारा नगरी को लूटा और आग लगा दी गई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। सोमेश्वर फर्स्ट के समय परमारों की राजधानी धारा नगरी को खूब लूटा गया और वहां आग लगा दी गई, उसको नष्ट किया गया। किसके समय यह घटना हुई? तो सोमेश्वर फर्स्ट के समय। सोमेश्वर फर्स्ट ने जो है हार गया, लॉस्ट अगेंस्ट चोलो। चोलों के चोलाज, लॉस्ट अगेंस्ट चोलाज, चोलों के अगेंस्ट हार गया। और किस वार में हारा? तो दो वार इंपॉर्टेंट थे, एक कोप्पम का युद्ध था और एक कुडल संगम का युद्ध था। कोप्पम और कुडल संगम दो युद्ध थे, दो वॉर थे, जिसमें कि चोलों से सोमेश्वर फर्स्ट हार गए, और हारने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली। तुंगभद्रा नदी में डूबकर इन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया, और यही तुंगभद्रा रिवर है। देखिए ये कृष्णा रिवर जा रहा है और ये तुंगभद्रा नीचे, तो यही तुंगभद्रा रिवर में डूबकर ये आत्महत्या कर लेते हैं। कौन? सोमेश्वर फर्स्ट। तो ये सवाल बनेगा, कौन सा ऐसा शासक था चालुक्य वंश का जिसने आत्महत्या कर ली तुंगभद्रा रिवर में डूबकर, या चोलों से हार के बाद अपमानित होकर आत्महत्या कर ली? तो वो सोमेश्वर फर्स्ट हैं। ठीक है, और किस नदी में हत्या की डूबकर? तो तुंगभद्रा, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको तुंगभद्रा रिवर में डूबकर आत्महत्या कर ली। तो यहां हमने सोमेश्वर फर्स्ट को भी देखा, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सोमेश्वर सेकंड के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, बस आपको यह ध्यान रखना है कि इनकी एक टाइटल थी त्रिभुवन एक मल्ल। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, और यह बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर जो आपका इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी तक देखा कि किसको रिप्लेस किया था, आपको ध्यान रखना है। चालुक्यों, कल्याणी के चालुक्यों ने किसको रिप्लेस किया था? किसकी जगह पर आए थे? तो राष्ट्रकूटों की जगह पे आए थे, मैंने बता दिया, राष्ट्रकूटों को रिप्लेस किया था। ठीक है, किसके फ्यूडेटरी थे? तो राष्ट्रकूटों के फ्यूडेटरी, ऑब्वियसली उन्हीं के सामंत थे राष्ट्रकूटों के। इनका राजकीय चिन्ह यानी या प्रतीक, नेशनल एम्ब्लेम, नेशनल सिंबल, जो भी आप कह लें, तो ये वराह था, मैंने बता दिया। किसने स्थापना की? संस्थापक कौन था? तैलप द्वितीय, तैलप सेकेंड। किसको हराकर किया?
कर्क द्वितीय कौन था? ये राष्ट्रकूटों का अंतिम शासक था। लेकिन तैलप द्वितीय ने कैपिटल कहां बनाया? तो मानेखेट, यानी कि चालुक्यों की प्रारंभिक राजधानी कहां थी? तो मानेखेट। हाँ, टाइटल इसका क्या था? अश्वमाल किसका टाइटल था? तैलप सेकंड का। हाँ, मेरुतुंग जो एक पोएट थे किसके कोर्ट में थे? तैलप सेकंड में के। मेरुतुंग कि कौन सी किताब है इंपॉर्टेंट? तो प्रबंध चिंतामणि। हाँ, इसमें क्या इंफॉर्मेशन है? यही कि जो परमार शासक वाजपति मुंज थे, उनसे ये 6 बार हारा था तैलप सेकंड, और 7वीं बार में जीत गया था। ये इसमें इंफॉर्मेशन है। आगे हम देखेंगे सोमेश्वर फर्स्ट को, तो यहां पर यही व्यक्ति है जो मानेखेट से कल्याणी कैपिटल ले जाता है। ठीक है, तो कल्याणी कैपिटल किसने बनाया? तो सोमेश्वर फर्स्ट ने। ठीक है, आहोमल किसकी उपाधि थी या टाइटल थी? सोमेश्वर फर्स्ट की। राजा भोज को किस चालुक्य शासक ने हराया या और धारा नगरी में आग लगाई, धारा नगरी को लूटा? तो सोमेश्वर फर्स्ट ने। हाँ, चोलों से कौन हार गया? सोमेश्वर फर्स्ट। और चोलों से हारने के बाद किसने आत्महत्या कर ली? तो आत्महत्या कर ली थी सोमेश्वर फर्स्ट ने। ठीक है ना, सोमेश्वर फर्स्ट ने आत्महत्या की। क्यों आत्महत्या कर ली? चोलों से हार गया था। 2 लड़ाइयां थी, कोप्पम और कुडल संगम। हारने के बाद कहां पे इसने आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा रिवर में। ये मैंने नीचे वाला जो है तुंगभद्रा, ये ऊपर ये कृष्णा रिवर जा रहा है और ये तुंगभद्रा रिवर है, इसी में डूबकर इसने आत्महत्या कर ली। दूसरा, आपको यहां पर सोमेश्वर सेकंड के बारे में कुछ नहीं जानना, बस एक त्रिभुवन एकमल इनकी टाइटल थी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख दिया, आप एक बार ले ले स्क्रीनशॉट। Let's move on and now we'll discuss about the greatest ruler and the most important ruler for the examination point of view of Chalukyas of Kalyani, and he is विक्रमादित्य सिक्स्थ, या हिंदी में कहेंगे विक्रमादित्य खष्ट। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं अब। विक्रमादित्य सिक्स्थ। देखिए, अब विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में हम यहां पर जो इंफॉर्मेशन है, ग्रेटेस्ट यानी सबसे प्रतापी भी है, और इनका समय 1076 to 1026 एडी है। लगभग टाइम में कहीं कहीं अंतर मिलेगा, इसलिए मैंने कहा कि टाइम की बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। लेकिन इसका टाइम मैंने इसलिए सिर्फ लिख दिया है कि इन्होंने स्टार्ट किया था विक्रम चालुक्य संवत 1076 एडी में, इसलिए मैंने लिख लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे प्रतापी या ग्रेटेस्ट इस वंश का, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई कभी एक सवाल कहीं भी बनेगा किसी एग्जाम में, तो सवाल आपको विक्रमादित्य सिक्स्थ से बनता है, चांसेस ज्यादा रहता है। ठीक है, अब इसके टाइटल्स, परमर्दी देव पारांतक एक चोल शासक था। ठीक है, परमर्दी देव भी एक शासक थे दूसरे वंश के। ठीक है, लेकिन यहां इसने अपनी उपाधि रखी है करली विक्रम और परमादि राय। तो ये 4 टाइटल हैं यानी उपाधियां हैं, इसको ध्यान में रखना है। और ये तो आपको ध्यान में रखना ही है कि किसने विक्रम चालुक्य संवत की शुरुआत की, या किस चालुक्य शासक के समय में विक्रम चालुक्य संवत की शुरुआत होती है। तो सीधी सी बात है, किसके समय में? विक्रमादित्य सिक्स्थ के समय में। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसने एक तुला पुरुष दान यज्ञ कराया एट द कोस्ट ऑफ नर्मदा। नर्मदा रिवर के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर इसने तुला पुरुष दान यजना या यज्ञ हिंदी में कहते हैं, कराया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने स्थापना की विक्रमपुर नगर की, विक्रमपुर सिटी की। इसने फाउंड किया और यहां पर एक विष्णु का मंदिर बनाया और एक झील का निर्माण कराया, यानी कि लेक, विष्णु टेम्पल एंड लेक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनके कमांडर यानी कि सेनापति थे जय सिम्हा। तो ये एग्जाम में आया है कई बार कि जय सिम्हा चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या चालुक्य वंश भी खाली दे सकता है। किस चालुक्य वंश के शासक के समय थे सेनापति? तो विक्रमादित्य सिक्स। ठीक है, और इनकी सहायता से ही जो भी इन्होंने एक्सटर्नल, आंतरिक या बाहरी, ये बाहरी या आंतरिक विक्ट्री इन्होंने की, तो किसके मदद से की? तो इनके जो सेनापति थे जय सिम्हा, इन्हीं की मदद से इन्होंने की थी। उसके बाद यहां पर देखिए विक्रमादित्य सिक्स के बारे में, ये पैटर्न
ठीक है। पैट्रन यानी संरक्षक हैं किसके भाई, सॉरी संरक्षक हैं, हाँ संरक्षक हैं किसके, तो कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ विद्वान हैं, तो इन्हीं के दरबार में कोर्ट में हैं विल्हड़, बहुत बड़े विद्वान थे। तो इनकी बुक है विक्रमांक देवचरित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विक्रमांक देवचरित इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इसमें विक्रमादित्य सिक्स्थ को चालुक्यों का राम कहा गया है, ध्यान रखिएगा, रामा ऑफ चालुक्याज इसमें कहा गया है। तो किसने विक्रमादित्य सिक्स्थ को या विक्रमादित्य खष्ट को कहा है राम चालुक्यों का, तो विल्हड़ ने किस किताब में, अपने विक्रमादेव चरित में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरे स्कॉलर थे, ठीक है, मिताक्षरा, सॉरी दूसरे स्कॉलर हैं विज्ञानेश्वर, सॉरी विज्ञानेश्वर यहां पे लिखा हुआ है, विज्ञानेश्वर भी एक बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, और इनकी बुक है मिताक्षरा, ध्यान रखिएगा। दो बुक विल्हड़ ने लिखा, विक्रमांक देवचरित बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी में उन्होंने राम कहा है विक्रमादित्य सिक्स्थ को, और विज्ञानेश्वर की किताब है मिताक्षरा, जो कि एक कानूनी ग्रंथ है, लीगल टेक्स्ट है, कानूनी लॉ की किताब है, ठीक है ना। और इसमें क्या बात कही गई है, देखिए इसमें एक बात कही गई है कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, यानी इस कानूनी ग्रंथ में जो कि विज्ञानेश्वर ने लिखा है, कौन सा, मिताक्षरा, इसमें इन्होंने कहा है कि पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, एक और बुक है दाय भाग, दाय भाग लिखा गया है जिमूत वाहन के द्वारा, और जिमूत वाहन ने उसमें कहा है कि पिता की मृत्यु के बाद बंटवारा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों कॉन्ट्रास्ट है। दाय भाग जो कि जिमूत वाहन का है, उसमें कहा गया है कि पिता की मृत्यु के बाद बंटवारा होना चाहिए, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर। लेकिन मिताक्षरा जो लीगल टेक्स्ट है किसके द्वारा लिखा गया है, विज्ञानेश्वर के द्वारा, इसमें वो कहते हैं कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर, तो पिता के जीवन काल में ही पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। तो यहां पर हमने इंपॉर्टेंट जो था वो देख लिया, सबसे प्रतापी, हाँ विक्रमादित्य सिक्स, हाँ ग्रेटेस्ट विक्रमादित्य सिक्स, हाँ टाइम पीरियड आप ध्यान रखिए ना रखिए कोई मतलब नहीं है, टाइटिल परमर्दी देव टाइटिल, विक्रमादित्य सिक्स पारंतक, करली विक्रम और परमार्दी राय, ये सब टाइटिल या उपाधियां जो हैं विक्रमादित्य सिक्स्थ के हैं। विक्रम चालुक्य संवत की शुरुआत किस चालुक्य शासक के समय में होती है, हाँ या किस कल्याणी के किस चालुक्य शासक के समय, कुछ भी हो, चालुक्य हो या कल्याणी के, चालुक्य दोनों चालुक्य हैं, वातापी के या कल्याणी के या फिर वेंगी के, सभी चालुक्य हैं, ठीक है। तो विक्रम चालुक्य संवत की शुरुआत विक्रमादित्य सिक्स के समय शुरू होता है। कब शुरू होता है, 1076 एडी में, 1076 एडी में। तुला पुरुष दान यज्ञ किसने किया, तो विक्रमादित्य सिक्स ने। किस नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। जयसिम्हा किसका सेनापति था, विक्रमादित्य सिक्स का, जिसकी मदद से इन्होंने सारी विजय हासिल की थी। हाँ, इनके कोर्ट में, इनके दरबार में, विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में कौन कौन से स्कॉलर थे भाई, तो विल्हड़ थे। विल्हड़ की कौन सी किताब है, तो विल्हड़ की किताब है विक्रमांक देवचरित। इसमें उन्होंने क्या कहा है विक्रमादित्य सिक्स के बारे में, उन्होंने कहा है कि रामा ऑफ चालुक्य, विक्रमादित्य सिक्स को क्या कहा है, राम है, चालुक्यों के राम हैं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को आप सवाल बनते हैं और कई बार पूछा गया है यहां से सवाल, ठीक है। दूसरी बुक विज्ञानेश्वर ने लिखी, इनके कोर्ट में ही थे विज्ञानेश्वर, ठीक है, विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया है। कौन सी किताब है विज्ञानेश्वर ने द्वारा लिखा गया, तो मिताक्षरा किस तरह का ग्रंथ है, कानूनी ग्रंथ है, लीगल टेक्स्ट है या लॉ बुक है। इसमें क्या कहा गया है, द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट बी इन द लाइफ टाइम ऑफ फादर, पुत्रों के बीच संपत्ति का बंटवारा पिता के जीवन काल में ही हो जाना चाहिए। तो ये बात जहां जहां इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, एक बार आप ले स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सोमेश्वर थर्ड को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विक्रमादित्य सिक्स के बाद सोमेश्वर थर्ड को। तो यहां पर देखिए इनके कुछ टाइटिल हैं यानी उपाधियां हैं, भूलोकमल, त्रिभुवनमल और सर्वज्ञ चक्रवर्ती। इन्होंने
भूलोक संवत की शुरुआत की। तो भूलोक संवत की शुरुआत किसने की भाई? तो इसलिए भूलोक मल्ल कहा गया होगा। तो भूलोक संवत की शुरुआत किसने की? तो सोमेश्वर थर्ड ने, लेकिन इसके डेट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, इन्होंने सोमेश्वर थर्ड ने विक्रमादित्य 6 की मृत्यु के बाद चालुक्य व चोल संघर्ष, अच्छा, विक्रमादित्य 6 की मृत्यु के बाद चालुक्य व चोल संघर्ष फिर शुरू। ध्यान दीजिएगा, ये जो विक्रमादित्य चोलों के बीच और चालुक्यों के बीच, यानी कल्याणी के चालुक्यों के बीच, मैंने बताया था ना, ये चोलाज हैं। और यहां पर यहीं पे है कौन? आपको राष्ट्रकूटों के बाद चालुक्य, कल्याणी, ये दोनों पैरेलल शक्तियां हैं। तो इन दोनों के बीच संघर्ष रहता है। लेकिन विक्रमादित्य 6 बहुत ही ग्रेटेस्ट, और मैंने बताया था ग्रेटेस्ट और सबसे प्रतापी था, तो इसके समय शांत हो गया था। ठीक है ना, इसने अपना डोमिनेंस दिखाया था और इसके समय शांत हो गया था। तो अब क्या होगा? सोमेश्वर थर्ड के समय ये फिर शुरू हो जाएगा, चालुक्य और चोलों का संघर्ष। देखिए, जो कि विक्रमादित्य 6 की मृत्यु के बाद, विक्रमादित्य 6 तक तो शांत के समय तो शांत हो गया, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद चालुक्य व चोल संघर्ष की फिर शुरुआत हो जाएगी। और चोलों ने गोदावरी के तट पर सोमेश्वर थर्ड को हराया। 1133 एडी में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस गोदावरी के तट पर इन्होंने, चोलों ने सोमेश्वर थर्ड को हराया था। सोमेश्वर थर्ड खुद एक स्कॉलर था और उसने एक किताब लिखी थी मनसोल्लास, बस इसी के लिए इसको पढ़ते हैं, यही वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, बहुत इंपॉर्टेंट और सवाल कई बार आ चुका है एग्जाम में। मनसोल्लास ये शिल्प शास्त्र का किताब है, ठीक है, और ये बायोग्राफी है किसका? इन्हीं के फादर का। इनके फादर कौन थे? विक्रमादित्य 6, ठीक है। बायोग्राफी मतलब इनकी जीवनी है, जो कि लिखा गया है सोमेश्वर थर्ड के द्वारा, अपने पिता की जीवनी लिखी गई है, यानी कि बायोग्राफी लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, रिटन लाइक हर्षचरित, हर्षचरित की तरह इसको लिखा गया है। अगर कहीं आ जाए कि किसकी तरह लिखा गया है तो हर्षचरित की तरह। और ये किताब पाटन, गुजरात के पाटन से मिली है ये बुक, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान देना है। और अंतिम शासक जो होंगे वो सोमेश्वर 4। देखिए, इनके बाद फिर कई शासक आएंगे, जैसे कि यहां के बाद कई शासक हैं, जानने की जरूरत नहीं है इनके। मैंने जहां जहां भी आपको लिखवाया ना, ऐसा नहीं कि बीच में शासक नहीं है, हाँ बीच में भी होंगे, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट शासकों के बारे में ही, जिन वंशों को हमने अभी तक पढ़ा है, तो इंपॉर्टेंट शासकों को पढ़ा है। सोमेश्वर 6, सोमेश्वर थर्ड के बाद बीच में कई शासक आएंगे, फिर सोमेश्वर 6 कह रहा हूं, सोमेश्वर 4, ठीक है ना, सोमेश्वर चतुर्थ, यही लास्ट रूलर है, अंतिम रूलर है। और इनकी टाइटल क्या है? कल चूर्यकुल निर्मूलता, ध्यान रखिएगा, कल चूर्यकुल निर्मूलता इनकी उपाधि थी। काल चूरियों को इन्होंने पूर्णतया नष्ट किया था, वैसे तो होयसलों को भी हराया था, लेकिन काल चूरियों को इन्होंने पूर्ण रूप से खत्म किया था, इसलिए इनकी उपाधि पड़ गई थी सोमेश्वर 4 की, कल चूर्यकुल निर्मूलता। तो ये जो है हमने खत्म कर लिया। यहां पर जो है पूरे इसमें सोमेश्वर थर्ड में सिर्फ इसी किताब के लिए पढ़ा जाता है। मनसोल्लास क्या है भाई? शिल्प शास्त्र की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो सोमेश्वर थर्ड के द्वारा, ठीक है। किताब मिली कहां से है? गुजरात के पाटन से। ये क्या है? बायोग्राफी है, यानी जीवनी है किसकी? इनके पिता की। तो इनके पिता कौन थे? विक्रमादित्य 6 थे, इन्हीं के पिता की, इन्हीं की जीवनी है, और ये हर्षचरित्र की तरह लिखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान दे, कई बार आया है एग्जाम में, मनसोल्लास आपको याद रखना है। और बाकी ये जो है, ये तो आपको ध्यान रखना है, एक बार देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है। इनके टाइटल्स हैं भूलोकमल, त्रिभुवनमल, सर्वज्ञ चक्रवर्ती, और भूलोक संवत की शुरुआत तो की, लेकिन डेट नहीं मिलता है। विक्रमादित्य 6 के समय जो चालुक्य और चोल की संघर्ष के बीच संघर्ष चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, फाइट चल रहा था, वो शांत हुआ था, क्योंकि विक्रमादित्य 6 ग्रेटेस्ट और प्रतापी रूलर थे। लेकिन
फिर ये शुरू हो जाता है सोमेश्वर थर्ड के समय, और चोलों ने गोदावरी के तट पर सोमेश्वर थर्ड को हरा दिया था 1133 एडी में। यहां तक आपको बस ध्यान रखना है, मनसोल्लास को ध्यान रखना है। ये बायोग्राफी है विक्रमादित्य 6 की ही, मतलब सोमेश्वर थर्ड के पिता की ये जीवनी है, और लिखा गया है सोमेश्वर थर्ड के द्वारा ही। मनसोल्लास पाटन से ये किताब मिली है, हर्षचरित की तरह लिखा गया। और अंतिम रूलर सोमेश्वर 4 है। पूछ लिया जाए कि अंतिम शासक कौन है, हालांकि पूछेगा नहीं, ठीक है। तो सोमेश्वर 4, और इनकी उपाधि कलचुरीय कुल निर्मूलता, कालचुड़ियों को जब इन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसके बाद ये उपाधि इन्होंने ली थी। तो एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So, this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.